नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में कहा, मोदी जी भगवान के साथ बैठेंगे तो मोदी जी समझाने लगेंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। ऐसे में भगवान भी चकरा जाएंगे कि मैंने क्या बना दिया है। ये मजेदार बातें हैं, लेकिन असल में यही हो रहा है। कुछ लोग हैं जो सब कुछ समझते हैं। भारत में कुछ लोगों को लगता है कि वो सब जानते हैं। वो सोचते हैं कि वो भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। वो भगवान के साथ बैठकर ये बता सकते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही लोगों में से एक हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका पहुंचकर बीजेपी और आरएसएस के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। अपने 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी की ये पहली मुलाकात थी, जिसमें वो भारतीय मूल के लोगों से बात कर रहे थे। जी, कुछ ऐसा ही है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उनके लोग कुछ उपलब्धियां बताते हैं तो कुछ लोग उनकी कमियां। हम भी उन पर आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी की पहली उपलब्धि, वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी पार्टी के व्यक्ति हैं जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उनके प्रशंसकों के मुताबिक बीते 9 सालों में मोदी सरकार की जो खास उपलब्धियां रही हैं, जान लेते हैं। मोदी सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें जनधन बैंक खाता योजना, हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं खास हैं। हालांकि ये सभी योजनाएं दूसरे नामों से पिछली सरकारों में भी थी, मगर उनका प्रचार प्रसार और विस्तार नहीं था। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 हटाए जाने और उसके बाद से वहां तेजी से विकास का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर भी तमाम विवाद हैं। पीएम मोदी के समर्थक कहते हैं कि दिल्ली में भी कभी कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर इतना ध्यान दिया हो जितना मोदी सरकार ने अब तक दिया है। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्य लगातार सुलग रहे हैं। मिजोरम में जो हो रहा है वो दुखद है। नागालैंड और मणिपुर में भी सब ठीक नहीं है। असम से त्रिपुरा का सीमा विवाद दर्जनों जाने ले चुका है। इस तरह से विवादों में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। मोदी के प्रशंसक मानते हैं कि सरकार की विदेश नीति के कारण दुनिया भर में भारत का कद बढ़ा और मोदी जी विश्वगुरु बन चुके हैं। मगर उनके आलोचक इसे प्रायोजित इवेंट्स के सिवाय कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि इससे देश को लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही हुआ है। भारत की छवि गंभीर से मजाकिया बन गई है। कुछ लोग मोदी सरकार का नाकाम मानते हैं और दलील देते हैं कि कुछ का मानना है कि मोदी सरकार की आर्थिक सुधार की नीतियां सभी वर्गों को फायदे की नहीं बल्कि चंद पूंजीपतियों के लिए हैं। वो सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने में सफल नहीं रही हैं। वे दावा करते हैं कि नौकरियां बढ़ने की जगह बेरोजगारी बढ़ रही है। आमदनी की असमानता की खाई गहरी होती जा रही है। अदानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ी है, जबकि गरीबों की आय घटी है। इनका यह भी मानना है कि नोटबंदी काले धन को सिस्टम में खत्म करने का नाकाम और असफल कदम साबित हुआ, क्योंकि काला धन सिस्टम में उसकी मात्रा में वापस आया है जिस मात्रा में नोटबंदी से पहले मौजूद था। उलट काले धन वालों का धन सत्ता संरक्षण में सफेद हो गया। देश के 81 करोड़ लोगों की हालत यह हो गई कि वो सरकार से 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना जो अपने लिए एक गौरव की बात मानते हो, ऐसे प्रधानमंत्री की कोई भी टिप्पणी को हम गंभीरता से कैसे लें? जिस विश्व बैंक से ये सर्टिफिकेट लेने को लालायित रहते हैं, उस विश्व बैंक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के लिए कहा था, और वो सबके सामने है, सार्वजनिक पटल पे है ये बात, कि 27 करोड़ लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबी रेखा से उठा लिया था। वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए हैं 2014 के पश्चात। 14 करोड़ और लोग, भारत के 14 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर गए। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। अगर अर्थव्यवस्था की यह स्थिति हो, फिर वो टिप्पणी करें पुरानी सरकारों पर, तो ये तो उनका टूल किट है। इस टूल किट को उन्होंने कर्नाटका में भी आजमाने की कोशिश की, वहां उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। आज राजस्थान में भी कोशिश की है, वहां भी उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। वहीं बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 45 करोड़ शिक्षित युवाओं ने नौकरी खोजना बंद कर दिया। आत्महत्या की तादाद भारी संख्या में बढ़ी है।
इससे अपराध और यौन अपराध भी बढ़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा के सांसदों और नेताओं पे लागू नहीं है या नहीं होगा? क्या उनके लिए अलग कानून है इस देश में, बाकी लोगों के लिए अलग कानून है? क्या कारण है कि सरकार एक ऐसे आरोपी को, जिसपे साथ साथ हमारी बेटियों ने इस तरह का ऐसे गंभीर आरोप लगे हों, पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी ऐसे आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी झोंक रही हो? क्या कारण है कि ये केवल पहला उदाहरण भी नहीं है? भाजपा की इस तरह के चाल चलित चेहरे को हमने पहले भी देखा। हरियाणा के हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह, उन पे इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो आज भी कैबिनेट में। और जब भी कभी कोई बात देश में इस तरह की आती है, हाथरस की बात हो, कठुआ की बात हो, हरियाणा में मंत्री संदीप सिंह पे लगे आरोपों की बात हो, या अभी बृजभूषण सांसद पे बात हो, क्यों एक पार्टी ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए, का बचाव करने के लिए, एक राजनीतिक दल, नारा था इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो नारा खोखला सुनाई दे रहा है। और वो नारा अब लगता है कि नारे की परिभाषा अब हो गई है कि बेटी बचाओ और बेटी भाजपा के नेताओं से बचाओ। क्योंकि यदि अगर भाजपा के किसी नेता पे, पदाधिकारी पे गंभीर आरोप लगेंगे किसी बेटी के साथ कोई गलत हरकत करने के, तो सरकार उन बेटियों को न्याय नहीं दिलवाएगी, सरकार उन बेटियों की नहीं सुनेगी। मोदी सरकार की कृषि क्षेत्र से जुड़ी नीतियों पर भी विवाद देखा गया है। किसान आंदोलन के दौरान किसान संगठनों की ओर से इन कृषि कानूनों पर विरोध दर्ज कराया गया था। उनका कहना था कि ये कानून उनकी आय कम करेंगे और मोदी सरकार ने कृषि व्यवसाय को बड़ी कंपनियों के हवाले करने की साजिश रची। लोगों का यह भी मानना है कि मोदी सरकार के दौर में समाज में सांप्रदायिक और जातीय विभाजन बढ़ा है। चुनावों के दौरान हिंदू मुस्लिम मुद्दों का सहारा लिया जाता है, जिससे देश में विविधता और धार्मिक सद्भाव को ठेस पहुंचती है। वहीं जाति प्रथा खत्म होने के बजाय बढ़ी है। हिंदुत्व और मनुवाद ने देश में सामाजिक भेदभाव पैदा किया है। लोगों का यह भी आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित के लिए कम अपने हित और सत्ता के लिए अधिक समर्पित रहते हैं। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है, आज जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है, वो अपने प्रचार के भूखे हैं। वो सिर्फ चुनावी प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं, जिसका आधार नफरत और झूठ है। वो सत्ता पाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने से कतई नहीं चूकते हैं। भाजपा के अपराधी नेताओं को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। इससे समझ सकते हैं कि क्यों राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया में कहा कि मोदी भगवान को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। World is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India
who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. जय हिंद।